डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी के यूनिट नंबर 3 जिसका नेम है ड्रग्स इफेक्टिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को पढ़ेंगे। और आज का हमारा लेक्चर है इस यूनिट का 3rd और लास्ट पार्ट। इस यूनिट को हमने अपनी आसानी के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसके वीडियो लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके 3rd और रिमेनिंग पार्ट्स को। तो आज के लेक्चर के जो हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो फर्स्ट हमारे पास है कि प्रोस्टाग्लैंडिन की जब कमी आ जाती है तो उसको हम किस तरह पूरा करेंगे, उसकी वजह से जो अल्सर काज होता है तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह हम करेंगे। सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगी एंटी डायरियल ड्रग्स। 3rd हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कंस्टिपेशन के खिलाफ जो ड्रग यूज होते हैं, कंस्टिपेशन की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होते हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट का ऑब्जेक्टिव हमारे पास होगा वोमिटिंग के खिलाफ जो ड्रग यूज होते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग। जब किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो तो हम कब कौन से जो है वो ड्रग यूज करेंगे। तो ये हमारे पास 4 आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसी के साथ ये यूनिट हमारे पास खत्म हो जाएगा। और इस पार्ट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आज हम उसको भी पॉइंट आउट करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन ई प्रोड्यूस्ड बाय गैस्ट्रिक म्यूकोजा इनहिबिट secretion of HCl and stimulate secretion of mucus and bicarbonate। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। देखो ये सेकंड और फर्स्ट पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन भी किया है कि हमारे स्टोमक में प्रोस्टाग्लैंडिन सेक्रेट होता है जिसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। एक तो ये HCl की सेक्रेशन को इनहिबिट करता है ताकि आपके स्टोमक में HCl की मिकदार नॉर्मल रहे और उस वजह से आपको अल्सर ना हो। दूसरा इसका फंक्शन है म्यूकस की सेक्रेशन करना। म्यूकस आपके स्टोमक में मेम्ब्रेन सा बना लेता है जिसकी वजह से आपके स्टोमक वॉल के सेल HCl से बचे रहते हैं। 3rd इसका काम है सेक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट जो आपके स्टोमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारे बॉडी में हमारे स्टोमक में ये फंक्शन है। अब क्या होता है कि अ डिफिशियंसी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इज इन्वॉल्व इन पैथोजेनेसिस ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर किसी भी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन की मिकदार में कमी आ जाती है तो आपके पास आपके बॉडी में पेप्टिक अल्सर काज हो जाता है। पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं कि गैस्ट्रिक अल्सर प्लस ड्यूडिनल अल्सर इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। इन दोनों को कंबाइन करके इसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो अगर आपके बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी होगी तो आपको पेप्टिक अल्सर काज हो सकता है। डिफरेंट चीज़ों की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन में कमी आती है। इसका जो वेल नोन एग्जांपल है तो एनसेड यूज करके, अगर कोई पर्सन रेगुलर एनसेड यूज करता है जिसमें एस्प्रिन आते हैं, जिसमें हमारे पास डिक्लोफेनिक सोडियम्स वगैरह आते हैं, तो फिर उसको क्या होते हैं उसके बॉडी में फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी होती है और उसकी वजह से जो है उस पेशेंट को क्या होता है पेप्टिक अल्सर काज हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी है तो उस वजह से उसको पेप्टिक अल्सर काज हो सकते हैं। तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट हमारे पास यूज होता है मिसप्रोस्टोल। मिसप्रोस्टोल क्या है, मिसोप्रोस्टोल हमारे पास साइटोटेक के नेम से आते हैं। ये हमारे पास एनालॉग है प्रोस्टाग्लैंडिन का और ये क्या करता है, ये आपको प्रिवेंट करता है एनसेड की वजह से पेप्टिक अल्सर को। सही है। दूसरा क्या है कि इट इज लेस इफेक्टिव देन H2 एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर फॉर एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब हमारे पास अगर एक्यूट पेप्टिक अल्सर है, उसकी हमने एक कम टाइम में ट्रीटमेंट करनी है तो उसके लिए हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 एंटागोनिस्ट ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू मिसप्रोस्टोल या प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग के। अब H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है एक्सप्लेन किया है इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में, जिसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो वहीं से जाके आप जो है इन ड्रग्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप एमसीक्यूज के लिए सिर्फ इतना याद रख ले कि जो हमारे पास मिसोप्रोस्टोल है साइटोटेक के नाम से जो प्रोस्टाग्लैंडिन का एनालॉग आता है,
तो ये क्या है, ये हमारे पास लेस इफेक्टिव है एज कंपेयर टू H2 एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के। हैज अ साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन बट इज क्लिनिकली इफेक्टिव ओनली एट हायर डोजेज दैट डिमिनिश गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन। ये क्या करता है, इसका फंक्शन साइटोप्रोटेक्टिव है। साइटोप्रोटेक्टिव किसे कहते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव का मतलब कि आपके स्टोमिक सेल को एसिड्स के अटैक से बचाना। लेकिन ये हमने हाई क्वांटिटी में हमने ये लेना होगा, हाई डोज में ये लेना होगा, तब क्या करेगा, तब ये अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करेगा। तो यही वजह है कि इसका एक्शन स्लो भी होता है और ये हमने हाई डोज में यूज करना होता है, तब ये इफेक्टिव होता है। इस वजह से जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो H2 एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से कम है। Misoprostol, like other prostaglandin, misoprostol produce uterine contraction, dislodging of fetus and is contraindicated during pregnancy। तो misoprostol क्या है, ये आपके पास क्या करता है, यूट्रस की कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर लेता है। ये इसका आप साइड इफेक्ट भी जाने या इस वजह से जो है ये जो हमारे पास ड्रग है ये इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग ये एबॉर्शन के लिए भी जो है लोग मिसयूज करते हैं, सही है। तो ये क्या करता है, ये यूटेराइन की कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर लेता है। अब जो हमारे पास फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो तब आपने ये यूज नहीं करना, क्योंकि ये क्या करता है, ये डिसलॉजिंग ऑफ फीटस काज करता है कि जो फीटस यूट्रस में इम्प्लांट हुआ था ये उसको डिसलॉज करता है और आपके पास फिर उस फीमेल का मिसकैरेज हो सकता है। तो ये इसका क्या है, ये इसका साइड इफेक्ट है। तो इट इज कंट्रा इंडिकेटेड इन ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आपने इसको यूज नहीं करना। इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे पास डायरिया एंड नाजिया हैं, जो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, क्योंकि हर ड्रग्स के हमारे पास एडवर्स इफेक्ट होते हैं। मिसोप्रोस्टोल जो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हैं उसके एडवर्स इफेक्ट डायरिया एंड नाजिया हैं। अब हमारे पास है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो जिस तरह हमने इस वीडियो के यूनिट के स्टार्ट वीडियोस में हमने एक्सप्लेन भी किया है कि हमारे पास जो है अल्सर वो H पाइलोरी की वजह से भी होता है, जो कि हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि देखो, अगर आपके पास बैक्टीरिया की वजह से आपको अल्सर होता है तो जाहिर बात है फिर आपने एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करने हैं। और गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर का एक मेन काज जो है वो H पाइलोरी भी है, सही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि GERD is not associated with H pylori infection and does not respond to treatment with antibiotic। GERD कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जो ऑलरेडी हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसके किसे कहते हैं कि जब आपके पास स्टोमिक कंटेंट एसोफेगस की तरफ आए तो इस कंडीशन को कहते हैं GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो GERD हमारे पास होता है वो H पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, लिहाजा अगर किसी पेशेंट को GERD डिजीज है तो उसमें अगर आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो उसका कोई एज सच बेनिफिट इफेक्ट नहीं होगा। एंटी माइक्रोबियल हम कब यूज करेंगे, ट्रिपल थेरेपी कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कंबाइन विद आइदर मेट्रोनिडाजोल और एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेथ्रोमाइसिन फॉर 2 वीक्स। तो ये हमने के एंटी माइक्रोबियल एजेंट को हमने ट्रिपल थेरेपी में यूज करना है कि इसके साथ हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी यूज करेंगे, इसके साथ हमारे पास मेट्रोनिडाजोल होगा जो फ्लिजिल हमारे पास है, और इसके साथ क्लेथ्रोमाइसिन भी है एंटीबायोटिक। जब हम इन तीनों को एक साथ 2 वीक्स के लिए यूज करेंगे तो तब आपके पास क्या है, अल्सर ट्रीट होगा। इसके बाद क्वाड्रपल थेरेपी ऑफ बिस्मथ सबसिलिकेट एंड मेट्रोनिडाजोल टेट्रासाइक्लिन प्लस अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एडमिनिस्टर फॉर अ 2 वीक कोर्स, और इसके साथ हमारे पास 4 ड्रग्स को कॉम्बिनेशन के साथ भी यूज करते हैं, जिसमें आपके पास बिस्मथ सबसिलिसाइलेट की एडिशन हो जाती है। और ये क्या है, ये हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये आपके पास म्यूकस की प्रोडक्शन करता है और अल्सर को ट्रीट करता है स्टोमिक में पेप्टिक अल्सर डिजीज में। ट्रीटमेंट विद अ सिंगल एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज लेस इफेक्टिव, रिजल्ट इन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड इज एब्सोल्युटली नॉट रिकमेंडेड। देखो, आप पेप्टिक अल्सर को, गैस्ट्रिक अल्सर को सिर्फ और सिर्फ एक एंटीबायोटिक से आप यूज नहीं कर सकते और ट्रीट नहीं कर सकते, बल्कि आपने उसके लिए ट्रिपल या क्वाड्रपल
थेरेपी आपने यूज करनी होगी, 3 या 4 ड्रग एट अ टाइम आपने यूज करने होंगे। अगर आप सिर्फ एंटी माइक्रोबियल ड्रग यूज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जो है वो स्टार्ट कर लेगी और आपके पास वो एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होंगे। अब आ जाते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में। तो डायरिया किसे कहते हैं, जब किसी पेशेंट के लूज मोशन हो, वाटरी लूज मोशन हो और उसकी कंटिन्यूटी भी ज़्यादा हो, मतलब उस ज़्यादा टाइम के लिए वो करे और उसके जो स्टूल हो वो वाटरी हो, तो उस कंडीशन को कहते हैं डायरिया। के स्टूल जो है वो आपके पास क्या होंगे, वाटरी होंगे और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज़्यादा होगी। तो इंक्रीज मोटिलिटी ऑफ GIT एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड आर मेजर फैक्टर इन डायरिया। डायरिया में क्या होते हैं कि आपके पास GIT ट्रैक की मोटिलिटी ज़्यादा होती है और वाटर की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो आपके बॉडी से फ्लूइड जो है वो स्टूल के थ्रू बॉडी से लॉस होता है। तो एंटी डायरियल ड्रग यूज टू ट्रीट एक्यूट डायरिया इंक्लूड, तो एंटी डायरियल जो डायरिया के खिलाफ हमारे पास ड्रग यूज होते हैं तो उनके 3 मेन क्लास हैं। फर्स्ट हमारे पास है एंटी मोटिलिटी एजेंट। क्यों? क्योंकि आपके पास इंक्रीज मोटिलिटी होगी तो डायरिया होगा, तो आपने इस मोटिलिटी को कम करना है। तो एंटी मोटिलिटी एजेंट भी यूज होते हैं, एड्सॉर्बेंट भी यूज होते हैं, एजेंट्स दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट। तो ये एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है एंटी मोटिलिटी एजेंट। तो एंटी मोटिलिटी एजेंट में हमारे पास है डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड। ये क्या है, ये एंटी मोटिलिटी एजेंट है। ये आपकी GIT ट्रैक की मोटिलिटी को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डायरिया कंट्रोल हो सकता है। बोथ आर एनालॉग ऑफ मेफेरिडीन एंड हैव ओपियाइड लाइक एक्शन ऑन द गट। ओपियाइड लाइक मतलब क्या है, ये उसकी एक्शन को, उसकी मोटिलिटी को कम कर लेता है। सेडेटिव लाइक इफेक्ट इसके हैं आपके किस पे, आपके गट पे, GIT ट्रैक पे, इंटेस्टाइन्स पे। एक्टिवेट प्री साइनेप्टिक ओपियाइड रिसेप्टर इन द एंटेरिक नर्वस सिस्टम टू इनहिबिट एसिटाइल कोलिन रिलीज एंड डिक्रीज पेरिस्टालिसिस। सही है, क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो इंटेस्टाइन में आपके पास एसिटाइल कोलिन जो है वो GIT ट्रैक की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो जब आप एंटी मोटिलिटी एजेंट लेंगे तो वो एसिटाइल कोलिन ACH जो हमारे पास उसके रिलीज को इनहिबिट करेगा। जब उसके रिलीज इनहिबिट होगी तो आपके पास मोटिलिटी कंट्रोल होगी और आपको डायरिया नहीं होगा। सही है, आपकी पेरिस्टालिक मूवमेंट कम हो जाएगी। लेक एनाल्जेसिक इफेक्ट एट यूजुअल डोज। और अगर आप इसको नॉर्मल डोज में यूज करते हैं तब इसके क्या होगी, आपके पास एनाल्जेसिक पेन किलर इफेक्ट नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उसके मोटिलिटी को स्लो करता है। इसके साइड इफेक्ट कौन से हैं, ड्रोजीनेस मतलब आपकी गनुनगी टाइप आएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं और सर चकराना, डिजीनेस आपको हो सकता है। तो ये साइड इफेक्ट आप इसके याद रख ले। बाकी एंटी मोटिलिटी एजेंट हमारे पास क्या है, डाइफेनॉक्सिलेट है एंड लोप्रामाइड है, ये आप MCQs के लिए याद रख ले। सेकेंड हमारे पास क्लास है एंटी डायरियल ड्रग का, वो है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट में आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मिथाइल सेलुलोज। They are used to control diarrhea, act by absorbing intestinal toxin or microorganism or coating or protecting the intestinal mucosa। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूं, एक होते हैं एब्जॉर्बेंट, एक होते हैं एड्सॉर्बेंट। तो एब्जॉर्बेंट किसे कहते हैं, देखो ये एक हमारे पास एक चीज है, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को। देखो ये हमारे पास इन चीजों ने, ये जो हमारे पास सर्कल था इसने ये चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया रेंडमली अपनी पूरे के पूरे बॉडी में। सही है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास है एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट में क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट में आपके पास स्पेशल लोकेशन होती है, स्पेशल जगह होती है जहां पे आपके पास क्या होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब पूरे सरफेस पे नहीं होती। तो इस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो एड्सॉर्बेंट क्या करते हैं, देखो जब भी आपको डायरिया होगा, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या किसी भी बैक्टीरिया अगर टॉक्सिन छोड़ देता है तो उसकी वजह से आपको डायरिया होता है। तो उस कंडीशन में जब आप एड्सॉर्बेंट यूज करते हैं जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है एंड मिथाइल सेलुलोज आता है, तो ये क्या कर लेते हैं, ये उन टॉक्सिन्स, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एब्सॉर्ब करके
आपके डायरिया को कंट्रोल कर लेता है। मच लेस इफेक्टिव देन एंटी मोटिलिटी एजेंट, और ये एंटी मोटिलिटी एजेंट से ज़्यादा लेस इफेक्टिव है, मतलब वो एंटी मोटिलिटी एजेंट इससे अच्छे हैं और इफेक्टिव है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है इस सेंटेंस को याद रख लें, भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्चुअल वो ये लाता है तो इस तरह के एमसीक्यूज वो लाएगा। कैन इंटरफियर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग, और अगर आप इसको किसी और ड्रग के साथ यूज करते हैं तो ये उसके एब्जॉर्प्शन वगैरह को इफेक्ट कर सकता है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। और थर्ड जो हमारे पास क्लास है एंटी डायरियल ड्रग्स का, एजेंट दैट मॉडिफाई फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट, वो एजेंट जो आपके पास फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेता है। उसको जब मॉडिफाई कर लेते हैं तो फ्लूइड लॉस आपके पास नहीं होता, आपके जो फीसिस वगैरह में फ्लूइड ज्यादा नहीं होता और आपके पास डायरिया कंट्रोल हो जाता है। इसमें आता है बिस्मथ सबसैलिसाइलेट यूज्ड फॉर ट्रेवल डायरिया, decreased fluid secretion in the bowel. Its action may be due to salicylate component as well as its coating action. तो ये क्या है कि ट्रेवल डायरिया मतलब कि जब आपके पास स्टूल के साथ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट आपके बॉडी से बाहर जाए तो इसको ट्रेवल डायरिया कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये हमारे पास क्या होते हैं, बिस्मथ सबसैलिसाइलेट यूज होते हैं। ये क्या कर लेते हैं, ये आपके पास फ्लूइड्स की क्या फ्लूइड जो है उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टूल वगैरह से, और आपके पास क्या होता है, आपके पास जो है वाटरी स्टूल फिर नहीं होते। Its action may be due to salicylate component as well as its coating action. इसमें जो salicylate component है जो क्या कर लेता है, वाटर को स्टूल से एब्जॉर्ब कर लेता है, और कोटिंग एक्शन की वजह से जो है ये आपके पास डायरिया को कंट्रोल करते हैं। एडवर्स इफेक्ट में इंक्लूड ब्लैक टंग एंड ब्लैक स्टूल। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप जो है इसको याद रख लें। इस तरह के पॉइंट आपके पास एमसीक्यूज में आते हैं कि ये हमारे पास बिस्मथ सबसैलिसाइलेट में क्या होगा कि आपका जो टंग वो भी ब्लैक और स्टूल ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये उससे तमाम के फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट वगैरह तमाम जो है वो उसको रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपके पास फिर टंग और जो स्टूल जो है उसका कलर ब्लैक होता है। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। अभी हम आ जाते हैं कंस्टिपेशन पे। कंस्टिपेशन कहते हैं जिसको उर्दू में हम कहते हैं कब्ज। कॉमन कंडीशन काज बाय डिमिनिश फ्लूइड इनटेक। अगर कोई पर्सन कम फ्लूइड लेता है तो जाहिर बात है उसको बॉडी में फ्लूइड की कमी होगी, उसके फीसिस से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा, तो उसके स्टूल हार्ड होंगे जिसकी वजह से उसको कंस्टिपेशन होगी। स्लो मोटिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, या उसके वेस्ट मटेरियल की मोटिलिटी लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू सही नहीं है, उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तब भी कंस्टिपेशन हो सकता है। सर्टन फूड मेडिकेशन एंड डिजीज, कुछ फूड हमारे पास इस तरह है या आपके पास मेडिकेशंस वगैरह होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से फिर आपको कंस्टिपेशन होती है, जिसकी वजह से आप स्टूल इजीली पास नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशन जिसकी वजह से कंस्टिपेशन होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि हमने फिर इसको किस तरह ट्रीट करना है। यूजुअली इफेक्टिवली ट्रीटेड विद डाइटरी मॉडिफिकेशन, इसको आप डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ ट्रीट कर सकते हैं। मतलब आप कोई जो है ग्रीनी वेजिटेबल वगैरह यूज करें, आप फाइबर्स वगैरह लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, तो आपके पास कंस्टिपेशन कंट्रोल हो सकते हैं। अगर उससे कंट्रोल ना हो तो फिर आप इसके लिए लेक्सिटिव यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास बल्किंग एजेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास आस्माटिक लेक्सिटिव है, जिसमें हमारे पास स्टिमुलेट ड्रग है, जिसमें हमारे पास स्टूल सॉफ्टनर है, जो अभी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। बल्क लेक्सिटिव, बल्क लेक्सिटिव क्या होते हैं कि इंक्रीज इन बावल कंटेंट वॉल्यूम ट्रिगर स्ट्रेच रिसेप्टर इन इंटेस्टिनल वॉल। देखो जब भी आपके पास जो है स्टूल इंटेस्टाइन में आते हैं तो वो आपके इंटेस्टाइन के वॉल के स्ट्रेच रिसेप्टर को एक्टिवेट कर लेते हैं। जब उसको एक्टिवेट कर लेते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है और फीसिस स्टूल जो है वो पास हो जाता है। अब अगर किसी भी वजह से आपको कंस्टिपेशन है तो वहां पे क्या है, वहां पे बल्क लेक्सिटिव जो है यूज होते हैं। तो बल्क लेक्सिटिव क्या कर लेते हैं, वो स्टूल के जो है क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। जब वो स्टूल के क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो वो आपके पास जो स्टमक इंटेस्टाइन के रिसेप्टर है वो उसको स्ट्रेच कर लेते हैं और आपके पास क्या हो जाती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके पास स्टूल पास हो जाता है। तो ये बल्क लेक्सिटिव का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। काज रिफ्लेक्स कंट्रैक्शन पेरिस्टालिसिस दैट
प्रोपेल द बाउल कंटेंट फॉरवर्ड। ये पेरिस्टालिटिक मूवमेंट को एक्टिवेट करता है और आपके पास जो बाउल जो स्टूल है वो आपके पास पास हो जाता है। इसमें हमारे पास सीलियम के नाम से भी आते हैं, एस्फेगोल के नाम से, ब्रान एंड मेथाइल सेलुलोज के नाम से भी आपके पास आते हैं। यहाँ जो है हमने इसकी पिक्चर के थ्रू ड्रग्स के नेम लिखे हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एज अ बल्क लैक्सेटिव कंस्टिपेशन में यूज होते हैं। इनसॉल्युबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल, ये तो एक इनसॉल्युबल होते हैं, ये एब्जॉर्ब भी नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ आपके स्टूल की क्वांटिटी को इतने तक लेकर आना है कि आपके पास स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो। नॉन डाइजेस्टेबल, ये डाइजेस्ट भी नहीं होते, जिस तरह आप खाते हैं उसी तरह फिर आपके इंटेस्टाइन से बाहर जाते हैं। मस्ट बी टेकन विद लॉट्स ऑफ वाटर। एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि बल्क लैक्सेटिव को आपने ज़्यादा वाटर के साथ लेना है। इसके साथ अगर आप कम पानी लेंगे तो ये आपका कॉन्स्टिपेशन और भी सख्त हो सकते हैं और भी वर्स हो सकते हैं। तो बल्क लैक्सेटिव को हमने ज़्यादा वाटर के साथ लेना है। सेकेंड हमारे पास जो है वो क्या है, वो है सेलाइन एंड आस्माटिक लैक्सेटिव। जब भी आप हॉस्पिटल में काम करेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ें आपको दिखाई देगी। इनीमा, इनीमा क्या होता है? इनीमा ऐसा होता है कि अगर किसी पर्सन का कंस्टिपेशन सीवियर है तो उस कंडीशन में इनीमा यूज होता है, जो हमारे पास सेलाइन एंड आस्माटिक लैक्सेटिव में आता है। इफेक्टिव इन 1 to 3 hours यूज टू पर्च इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है कि ये 1 से 3 घंटों में इंटेस्टाइन को खाली करता है और ये आपके इंटेस्टाइन को एम्प्टी करता है। सर्जरी या पॉइजनिंग, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी है, इंटेस्टाइन सर्जरी है, तो उसको आप ये लैक्सेटिव दे देते हैं, ये जो है उसको देते हैं ताकि उसका इंटेस्टाइन जल्दी से जल्दी खाली हो जाए और आप उसको ऑपरेट कर लें। सेकंड, किसी की पॉइजनिंग वगैरह हुई है तो उसके बॉडी से वो पॉइजन वगैरह को बाहर ले जाने के लिए तब भी ये आपके पास क्या होता है, इनीमा यूज होता है। फ्लूइड इज ड्रॉन इनटू बाउल बाय ऑस्मोटिक फोर्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड ट्रिगर पेरिस्टालिसिस। ऑस्मोटिक फोर्स के थ्रू आपके पास फ्लूइड को बाउल में लेकर आए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में लेकर आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाती है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और ये आपके पास पेरिस्टालिटिक मूवमेंट ट्रिगर हो जाती है। नॉन डाइजेस्टेबल शुगर एंड अल्कोहल एज हमारे पास एस आ सेलाइन एंड ऑस्मोटिक लैक्सेटिव यूज होते हैं। Lactulose broken down by bacteria to acetic and lactic acid which causes the osmotic effect। जो हमारे पास लैक्टोलोज है तो ये बैक्टीरिया इसको एसिटिक और लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है, जिसकी वजह से ये इसका इफेक्ट हमारे पास ऑस्मोटिक इफेक्ट हो, जो क्या करते हैं, जो अपने साथ वाटर को रिटेन रखता है, जिसकी वजह से आपके पास स्टूल साफ होके पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इंक्रीज होके आपके पास स्टूल पास हो जाते हैं। जो हमारे पास साल्ट में आते हैं उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, सोडियम फास्फेट आता है एंड सोडियम सिट्रेट, ये हमारे पास एस इनीमा यूज होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि विच वन इज यूज एस इनीमा फॉर अ कंस्टिपेशन, तो सोडियम फास्फेट और सोडियम सिट्रेट यूज होते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्या होते हैं कि ये आपके स्टूल को सॉफ्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की कंट्रैक्शन आपके पास हेल्पफुल होती है स्टूल को बाहर पास करने के लिए। It work by increasing the amount of water the stool absorb in the gut, making the stool softer and easier to pass। ये क्या कर लेता है, ये स्टूल के साथ मिलके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाता है और उसका पैसेज इजी हो जाता है आपके जो है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसमें हमारे पास डोकोसेट सोडियम आता है, जिसमें सर्फेक्टेंट एंड स्टिमुलेंट है, लिक्विड पैराफिन जो ओरल सोल्यूशन है, और ग्लिसरीन सपोजिटरी, जिसमें आपके पास इस तरह छोटे से पैकेट होते हैं जिसको एनल में रखा जाता है, जो क्या करता है, जो स्टूल को सॉफ्ट करके, जिसकी वजह से आपके पास कंस्टिपेशन खत्म हो जाती है। जब भी आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल्स पे जाएंगे या जॉब करेंगे, वहां पे आपको ये ग्लिसरीन सपोजिटरी और जो हमारे पास इनीमा है, ये इसका इस्तेमाल आपको ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास है इरिटेंट स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। ये हमारे पास ऐसे लैक्सेटिव हैं जो आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है ताकि आपके स्टूल जो है वो पास हो जाए। इंक्रीज इंटेस्टिनल मोटिलिटी, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को ये इंक्रीज कर लेता है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट को ये इंक्रीज कर लेता है। इरिटेट द जीआई म्यूकोजा एंड पुल वाटर इनटू द ल्यूमन। वो क्या करता है कि इंटेस्टाइन में वाटर लेकर आता है, जिसकी वजह से आपके पास जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जब स्टूल सॉफ्ट हो जाता है, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो आपके पास स्टूल जो है वो पास हो जाता है। सही है।
It is indicated for severe constipation when more rapid effect is required. सही है। तो ये हमारे पास क्या है कि सीवियर कंस्टिपेशन में हम ये यूज करते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट कंस्टिपेशन में जो है हम ये यूज नहीं करते, वहां पे हमारे पास ओरल और ग्लिसरीन सपोजिटरी वगैरह यूज होते हैं। इसमें हमारे पास कैस्टर ऑयल आता है फ्रॉम द कैस्टर बीन, जो इसमें हमारे पास सीना प्लांट डेरिवेटिव्स भी आते हैं। बिस्कोडाइल हमारे पास आता है एंड लूबी प्रोस्टोन हमारे पास आते हैं। पीजीई के डेरिवेटिव्स हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के, दैट स्टिमुलेट क्लोराइड चैनल प्रोड्यूसिंग क्लोराइड रिच सेक्रेशन। ये क्लोराइड चैनल को स्टिमुलेट करके क्लोराइड रिच सेक्रेशन को इंक्रीज कर लेते हैं, उसको सेक्रेट कर लेता है। जब वो हमारे पास सेक्रेट हो जाता है तो वो आपके इंटेस्टाइन को इरिटेट करके उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपके पास कंस्टिपेशन खत्म हो जाती है। अब इस लेक्चर का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है वो है एंटी एमेटिक। देखो वोमिटिंग को कहते हैं एमेसिस। वोमिटिंग का नेम हमारे पास है एमेसिस। तो इसके खिलाफ जो हमारे पास ड्रग यूज होंगे तो उसको एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। एंटी एमेटिक्स आर ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल वोमिटिंग एंड नाजिया। नाजिया कहते हैं कि आपको मतली आना, जब आपका दिल खराब होता है, मतलब उल्टी टाइप आपको आती है लेकिन आप कर नहीं सकते, तो उसको कहते हैं नाजिया। वोमिटिंग को तो आपको पता है। तो उसके खिलाफ हमारे पास कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप याद रख लें कि जो हमारे पास अंडेस्ट्रान जो अनसेट के नेम से आते हैं, जो ग्रेंस्ट्रान हमारे पास आते हैं, डोलेस्ट्रान जो हमारे पास आते हैं, तो ये क्या है, ये 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं। ये 5-HT3 ये हमारे पास सेरोटोनिन रिसेप्टर हैं। आने वाले स्लाइड में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कब कौन सी वोमिटिंग में यूज करेंगे और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास हो गई एंटी एमेटिक ड्रग्स की। सेकंड हमारे पास क्या है, डम्पेरिडोन है, ओलेंजिपान है, हमारे पास मेटोक्लोप्रोमाइड जो हमारे पास है मेक्सिनोन के नाम से जो आते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे पास प्रोकाइनेटिक या डोपामीन एंटागोनिस्ट हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड क्लास हो गया। ये हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास कौन सा आ जाता है, थर्ड क्लास आ जाता है एंटी एमेटिक ड्रग्स का, जो आगे जाके अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये हम कब टाइप और किस टाइम वोमिटिंग में यूज होगा। जिसमें आपके पास साइक्लोजीन आता है, डाइफेनाइल हाइड्रामीन जो ग्रेविनेट के नाम से है, मैक्लोजीन आता है, प्रोमेथाजाइन आता है ये हमारे पास, और हाइड्रोक्सिलाजाइन आता है। ये हमारे पास एंटी हिस्टामीन है। सही है। और लास्ट जो हमारे पास क्लास है वो कौन सा है, वो हमारे पास है हाइसोकाइन एंड डिक्लोमाइन जो हमारे पास है वो एंटी कोलिनर्जिक्स हैं। तो अभी एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे पास 5-HT3 एंटागोनिस्ट हैं, दे ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन, तो ये हमारे पास 5-HT3 ये क्या है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर हैं जो हमारे पास कीमो रिसेप्टर ट्रिगरिंग जोन है, जिसकी वजह से आपको वोमिटिंग होती है अगर वो एक्टिवेट हो जाए। तो ये जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, ऑनसेट वगैरह जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिए, तो ये क्या कर लेते हैं, तो ये उस रिसेप्टर को क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेता है। तो ये जब ब्लॉक कर लेते हैं तो आपके जो मेडुला ओब्लांगेटा में जो सेंटर है वो आपके पास स्लो हो जाता है और आपके पास वोमिटिंग ट्रीट हो जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, सो दे कैन बी यूज्ड टू ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, नाजिया एंड वोमिटिंग। तो आपके पास अगर पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट सर्जरी अगर किसी को वोमिटिंग होती है तब भी ये यूज होता है, और अगर किसी कोई पर्सन जो है वो एंटी कैंसर जो कीमोथेरेपी ड्रग यूज करते हैं और उसको नाजिया वोमिटिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी फिर हम 5-HT3 एंटागोनिस्ट ड्रग यूज करते हैं, जिसमें ऑनसेट आता है, अंडेस्ट्रोन वगैरह जो आते हैं, जो पिछली स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया। सेकेंड हमारे पास है प्रोकाइनेटिक क्लास जो डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। दे ब्लॉक द डोपामीन रिसेप्टर इन कीमो रिसेप्टर triggering zone. Also they promote gastrointestinal motility and quickening gastric emptying. ये क्या कर लेता है, ये भी आपके पास वही रिसेप्टर को क्या कर लेता है, उसको ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल जो मोटिलिटी है वो भी प्रोमोट होती है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग आपके पास हो जाती है और आपका जो वोमिटिंग है वो भी कंट्रोल होता है। अब प्रोकाइनेटिक्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं वो पिछले स्लाइड में आप देख ले। इसके बाद एंटी हिस्टामीन
H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का आपको का मतलब जो है वो फार्माकोलॉजी के शुरू लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। एंटागोनिस्ट का मतलब उस चीज के अपोजिट, सही है। दे ब्लॉक द हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर एंड एक्ट बाय एन इफेक्ट ऑन वोमिटिंग सेंटर एंड प्रोड्यूसिंग सेडेशन। ये क्या काज करता है, ये हमारे पास हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर लेता है, जो आपके पास ट्रिगर करता है वोमिटिंग को, तो ये उसको ब्लॉक कर लेता है और इसमें आपके पास सेडेटिव इफेक्ट होता है। अक्सर हॉस्पिटल में जो हम ग्रेविनेट यूज करते हैं तो उसमें सेडेशन होती है, तो वो क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि ये आपके क्या ये हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर लेते हैं। और फोर्थ जो हमारे पास लास्ट क्लास थी वो एंटीकोलिनर्जिक की थी। एन एंटीकोलिनर्जिक एजेंट ब्लॉक द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंटीकोलिनर्जिक जो हमारे पास ये क्या है, ये एसिटाइल कोलिन को सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्लॉक कर लेता है। जब वो आपके पास ब्लॉक हो जाता है तो आपके पास वोमिटिंग ट्रिगर नहीं होती, वोमिटिंग आपके पास कंट्रोल हो जाती है। इसको हमने कब यूज करना है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट आर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ नाजिया वोमिटिंग एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एंटीहिस्टामिन सच एज डाइफेनहाइड्रामिन इज यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। जो आपको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है, नाजिया वगैरह जिन लोगों को होता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड जो आपको वोमिटिंग वगैरह होती है, तो उसमें जो हमारे पास क्या है एंटीहिस्टामिन ड्रग्स हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेटोकोप्रोमाइड, जो कि मैक्सोलान के नाम से आते ही इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग इन पेशेंट रिसीव ट्यूब फीडिंग। अगर हमारे पास कोई पेशेंट जो ट्यूब फीडिंग ले रहा है या कोई पेशेंट के स्टोमक में खुराक वगैरह उसने ज़्यादा की, उसको वोमिटिंग भी आती है, गैस्ट्रिक उसकी एम्प्टी नहीं है, तो उसकी एम्प्टी करने के लिए और उसके वोमिटिंग को रोकने के लिए मेटोक्लोप्रामाइड जो हमारे पास मैक्सोलान के नेम से आते हैं वो यूज़ होते हैं। इसके बाद एंटीकोलिनर्जिक सच एज हायोसाइन डाइसाइक्लामाइन आर यूजफुल इन ट्रेवल सिकनेस। और ये हमारे पास ट्रेवल सिकनेस में यूज होते हैं कि जब हम देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं कि वो गाड़ी में बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत सफर करते हैं तो उनको वोमिटिंग आती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास हायोसाइन एंड डाइसाइक्लामाइन यूज होते हैं। तो ये हमारे पास गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ड्रग्स की लास्ट पार्ट थी। इसमें कोई भी क्वेश्चन आप थ्रू कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।